बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद कर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हियरिंग के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मियाँ महमूद रशीद PTI रहनुमा हैं, उनकी केस के हवाले से हियरिंग हुई। इसके अलावा चौधरी परवेज़ ज़िलाई PTI के सदर हैं, उनका बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया है, उस हवाले से बातचीत करेंगे, वो बयान भी आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से भी अहम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से भी हियरिंग हुई है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में मेयर के इलेक्शन के हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा सबसे पहले बात करेंगे असद कर्ल साहब, मियाँ महमूद रशीद PTI के रहनुमा हैं, उनके केस में आज अहम डेवलपमेंट सामने आई है, उस पर क्या खबर है आपके पास? जी, आज बिल्कुल उसकी प्रोसीडिंग हुई है जो, और निसार दहशतगर्दी की अदालत जो है वहाँ से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उनको जो अबर गुल साहिबा जो जज साहब हैं निसार दहशतगर्दी की, उनकी जानब से 14 रोज़ के अंदर जो है जुडिशल रिमांड के अंदर वो तस्दीक कर दी गई है। और जिस तरह आपको नाज़रीन को बताते चलें कि थाना शादमान जो है उसको नजर आतिश करने का ये केस है, और उस दौरान जो है मियाँ महमूद रशीद साहब जो है जुडिशल रिमांड जो है ख़त्म होने पर जब उनको पेश किया गया तो अदालत ने उनका मज़ीद जो है जिस जुडिशल रिमांड जो है उसके अंदर 14 रोज़ की अब तोसी कर दी है, और 27 जून को अब दोबारा वो पेश उनको करने का हुक्म दिया गया है। और साथ ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को आइंदा समात तक जो है वो चलान जो है वो भी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। और ये बेसिकली मियाँ महमूद रशीद साहब जो है उनके ऊपर जिस तरह उन्होंने बताया कि थाना शादमान को जलाने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है, और इस हवाले से उनको जो जिस्मानी रिमांड पर जुडिशल रिमांड पर अब जेल भिजवा दिया गया है, और जना हाउस पर जो हमला है उस हवाले से भी जुडिशल रिमांड पर वो जेल में है। तो अब ये मामला जिस तरह आपने बताया, और इसके साथ साथ एक PTI के जिस तरह अभी आपने बात पंजाब के सदर हैं चौधरी परवेज़ ज़िलाई साहब, हाँ PTI मरकज़ी सदर हैं और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी आपको पता है जेल में है, और एंटी करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात जो है उनके अंदर, और फिर उससे पहले उनको ज़मानतें मिलती रही, फिर दोबारा गिरफ्तारियां भी होती रहीं। अब मामला ये है कि आपने देखा कि एक दिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया रात के, लेकिन उसके बाद फिर चेकअप के बाद दोबारा वापस उनको जेल भिजवा दिया गया। आज उनकी जो जब पेशी थी उस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प जो है वो सवाल के ऊपर उनका जवाब या वो जो मुकालमा है वो सामने आया कि उनको कहा गया कि आप भी PTI छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा 10 दिन से, और मुझे छोटे से कमरे में बंद रखा गया है, और 7 रोज़ से गालबन या 10 रोज़ से बगैर एक ही कपड़े में रहे, और मैं धो के खुद दोबारा वही पहन रहा हूँ, और वो नज़र भी आ रहा था, हालत भी उनकी ऐसी नज़र आ रही थी। हालांकि वो बीमार हैं, उम्र भी उनकी ज़्यादा है, और बहुत सारी उनको डिजीज़ हैं, दवाइयाँ वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी मुझे भी अगर किसी को मिलने दिया जाता तो वो तो बात की है छोड़ने, अभी तो मुझे किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। तो मामला ये है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि पंखा भी है, और वो भी कभी दिल करे तो चल पड़ता है, औकात भी नहीं कराई जा रही। तो इस हवाले से हमारे पास एक उनकी अपनी ही एक वीडियो मौजूद है जो आज उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, तो पहले मेरा ख्याल वो सुन लेते हैं। चलिए, मुझे तकरीबन 10 दिन बाद मैंने आप लोगों की शक्ल देखी है, और 10 दिन में मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, और एक बिल्कुल छोटा सा सेल है, ना वहाँ बिजली है, ना सही तौर पर खाना जेल का दे रहे हैं, और सख्त मेरे पाँव अभी भी छूटे हुए, और कार्डियोलॉजी जब मैं गया हूँ तो वहाँ इन्होंने मैक्सिमम थोड़े टाइम में मुझे निकाल लिया, और वहाँ से बुलाया, और बिल्कुल ना इलाज करने दे रहे, ना मुलाकात करने दे रहे, घर वालों से भी मुलाकात बंद। और दूसरा जो है कोर्ट में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है बी क्लास भी नहीं, और ये सारी चीज़ें जो कि मेरा राइट है ये। अच्छा, फिर केस क्या है? सिर्फ एंटी करप्शन केस है, कौन सा और गालों वालों से भी मुलाकात बात। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हो रहा है, कोई आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI की छोड़ने का इरादा? यार मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ना मीडिया से। पहली दफ़ा आपको मैं मिल रहा हूँ,
वो भी मैं इस अदालत में आया हूँ एक रिमांड की हालत में। मैं उस वजह से मैं यहाँ तो यहाँ भी आपको देख रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, यहाँ भी बात नहीं करने दे रहे हैं। तो शोएब साहब, हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर किया हुआ है कि बाकायदा नाजरीन, ये उन्हीं की ज़बानी आपने उनकी दास्तानें जो उनके ऊपर जुल्म जबर जो है उसके पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। एक साबिक वज़ीर आला भी हैं और एक पार्टी के सदर भी हैं, और इस तरह के पहले भी हमने देखे आम मुलजमान के ऊपर भी जब मुकदमात होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सख्तियाँ की जा रही हैं वो आपके सामने है। मामला ये है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ी जजमेंट जो है वो भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है वो मुअत्तल करने के इस्तदा जो है उन्होंने मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, उन्होंने कहा जी एक के बाद दूसरा कानून जो है हम उसको मुअत्तल नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अहम जो प्रोसीडिंग्स थी आज, एक तो पंजाब के जो इंतखाबात है, इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर था कि जो 14 मई तक इंतखाबात कराने की बात है, तो उस पर नज़रसानी की अपील की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इसी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस की समाअत भी हुई, और उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है, जिस तरह उन्होंने बताया कि 3 रुकनी बेंच है, उनकी सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसमें शामिल है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है उस बेंच में शामिल है, जिस पर हुकूमत की जानब से मुतअद्दिद बार इतराज़ात भी किए गए। और दरख्वास्तदार जो हनीफ राय साहब हैं वो रोस्टम पर आए और कहा कि अदालत से गुजारिश है कि मेरी दरख्वास्त भी सुन ले, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा रिमार्क्स दी कि अदालत पहले नज़रसानी कानून पर दलाइल सुनेगी और अगर कानून के ख़िलाफ़ केस मजबूत ना हुआ तो आइंदा लाहे अमल जो है वो तय करेंगे। और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत 3 रुकनी जो बेंच दरख्वास्त नहीं सुन सकता, यही दोबारा बार बार जो इतराज़ आ रहा है इस बेंच के ऊपर भी, तो लिहाजा रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है मुअत्तल करने की इस्तदा जो उन्होंने की थी वो तो मुस्तरद कर दी गई है, और कानून पर जो अमल दरामद करने रोकने की जो इस्तदा की दरख्वास्त है गुजार जो है ज़मान वर्दक जो है उन्होंने दी थी उस पर, तो उसमें भी उन्होंने नज़रसानी जो है वो कानून लार्जर बेंच के सामने उन्होंने कहा कि मुकर्रर किया जाए। और गुलाम मोहुद्दीन जो है दरख्वास्त गुजार, उन्होंने ये दलाइल में कहा कि अदालती जो इस्लाहात बिल नज़र एक्ट जो है एक जैसे कवानीन है, यानी वही मुमासलत के एक ही जैसे कवानीन है, और अदालती इस्लाहात बिल पर 8 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो समाअत कर रहा है, मुनासिब होगा कि ये मुकदमा भी इसी लार्जर बेंच को भिजवाया जाए। तो अब वकील इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने ये कहा कि नए कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला तक नज़रसानी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा रखी जाए, और मौजूदा कानून जो है उसके तहत जो है वो 3 रुकनी जो बेंच है नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत नहीं कर सकता। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नज़रसानी कानून के खिलाफ आई दरख्वास्तों में जान हुई तो आगे चलेगा केस, और दरख्वास्तें कमज़ोर की नोयत की हुई तो आइंदा अल्लाह अमल तय करेंगे। तो अब ये है कि दूसरे दरख्वास्त गुजार जो है, जिस तरह बताया कि ज़मान वर्दक जो है उनकी जानब से जो इस्तदा उसकी है हमायत जो है वो करते हुए कहा कि लार्जर बेंच की समाअत जो है वो अदालत जो है कानून अमल दरामद मुअत्तल कर दे, और जिस पर चीफ जस्टिस रिमार्क कह रहा था वही बात कि एक के बाद, अब जारी बात है पहले एक कानून जो मुअत्तल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोका हुआ है, और एक उन्होंने कहा कि और कानून जो है उस पर अमल दरामद हम इस तरह नहीं रोक सकते, तो दोनों कवानीन यकसा है, दलाइल की नोयत भी एक जैसी होगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हर कानून जो है उस पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं, और ये ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहाल वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर रखी है, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इंतखाब में तारीख देने पर इतराज़ उठाया। तो ये एक बड़ी समाअत थी। इसके अलावा और भी आप अरशद शरीफ साहब, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनके हवाले से, तो उनके हवाले से भी मैं समझता हूँ एक बहुत अहम जो समाअत के दौरान रिमार्क्स भी सामने आए, पेशरफ्त भी सामने आई है, और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि अरशद शरीफ की वजह कत्ल मालूम करना ज़रूरी है, और एक सहाफ़ी का कत्ल होना जो है ये दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा सहाफ़ी जो है वो तो माशरे की आंख और कान होते हैं, और ये एक सीनियर सहाफ़ी जो है अरशद शरीफ जो कत्ल है असकत नोटिस जो है उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच नंबर 1 में हुई, और 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में उस बेंच ने उस केस की समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मुतकील, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो भी इसमें शामिल थे, और स्पेशल जो JIT है उसकी जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई गई, और अटारनी जनरल ने कहा कि स्पेशल जो JIT है
इसकी रिपोर्ट कुछ ताख़ीर का शिकार हुई, क्योंकि इंटरपोल जो है उसके साथ कुछ जो हमारे जो कम्युनिकेशन के जो मसाइल है और इस वजह से ताख़ीर हुई। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी है कि वजारत खारजा के मुताबिक यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो साइन होने तक आगे ये मामला नहीं बढ़ सकते। जबकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उन्होंने इस्तफसार किया कि कीनिया हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ तावन किया, क्या वजह है कि स्पेशल GIT के साथ तावन नहीं कर रही। तो अब अटारनी जनरल ने इस पर फिर बताया कोर्ट को कि नौजवान को कीनिया हाई कमीशन ने पहले MLA साइन करना ज़रूरी है और कीनिया ने ड्राफ्ट भेजा है जो मुख्तलिफ इदारों के साथ शेयर किया जा रहा है। कीनिया की हुकूमत ने मुआहदे जो है उसका कहा है, यानी क्योंकि आपको पता है कीनिया के साथ हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा नहीं है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप UNO के तहत जो अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर कवानीन आलमी उनके ज़रिए भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं और उनके ज़रिए भी आप उनसे मदद हासिल कर सकते हैं जब तक अगर मुआहदा नहीं होता। तो बहरहाल इस मुआहदे के अलावा गवर्नमेंट का ये कहना था हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है। तो बहरहाल अदालत ने इस्तफसार किया कि तहकीकाती कमेटी का दौरा कीनिया और हासिल मशक जो थी उसकी क्या थी और तहकीकत में कोई पेशरफ्त नहीं है। यही आप बात कह रहे हैं कि जब सरकारी खर्चे में वो टीम गई भी लेकिन वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने वाला हिसाब हो गया। और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होना भी बदकिस्मती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट जो है वो देख कर उनका कि सरप्राइज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको पता मीडिया में वो लीक कर दी गई और अपने मतलब की चीज़ें जो है वो लीक की गई थी। अब इस हवाले से चीफ जस्टिस जो है उनका ये बात उन्होंने दिए कि जो जुर्म जो हुआ और बहुत संगीन था कि एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बायस तशवीश है और सीनियर सहाफ़ी नो डाउट अरशद शरीफ हमारे कुलीग है, मैंने भी AR में उनके साथ बहुत काम किया है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तहकीकाती सहाफ़त में एक बड़ा नाम है। और जिस तरीके से बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया और जो हालात बने पाकिस्तान से उनको जाने में पाकिस्तान से छोड़ने में वो सारे भी उनके खिलाफ जो मुकदमात और घेरा जिस तरह तंग किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि वही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम को इस्तेमाल किया जा सकता है और मुतलका मुल्क में तफ्तीश के लिए भिजवा सकते हैं। और जमाल खशोगी आपको पता है कि जो जर्नलिस्ट कत्ल हुआ था उस हवाले से अमेरिका और सऊदीया के ऊपर कितना दबाव हुआ है, तुर्की के ऊपर कितना दबाव हुआ है और उसके हवाले से तहकीकात जो है इसी कानून के तहत हो रही हैं, वही जो UNO के तहत कानून है। तो अब मसला ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो साहब है उन्होंने कहा है कि अदालत खुद इनसे मुतल्लिक फैसला नहीं करती और अटॉर्नी जनरल जो है और पाकिस्तान उनसे ही हम कहेंगे कि वो इस रिपोर्ट का जायज़ा लें और इस हवाले से वो मामलत करें और देखना होगा कि अरशद शरीफ जो है कीनिया क्यों गए और इस गाड़ी का जायज़ा भी लेना ज़रूरी है। और चीफ जस्टिस कहना था कि अरशद शरीफ की वजह से कत्ल मालूम करना ज़रूरी है और साफ़ी माशरे की आँख और कान होते हैं और अरशद शरीफ के कत्ल में ताहाल कोई पेशरफ्त ना हो सकी और बारज़ा अरशद शरीफ साहब जो है उनके जो शहीद है उनके केस की जो समात है वो जुलाई तक जुलाई के पहले हफ्ते तक अब मुलतवी कर दी गई है। तो ना इसके अलावा एक ये भी है कि इनकी वालदा ने गुजारिश की है कि चेयरमैन PTI मुराद सईद को भी शामिल तफ्तीश की। जी बिल्कुल, उनकी वालदा की जानब से एक दरख्वास्त सामने आई थी, चंद दिन पहले मीडिया के सामने आई, उनके वकील की तवज्जो से वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस तक और उसमें 4 लोगों के बारे में उन्होंने इलाज किया था, मतलब उनको मुलजम नहीं ठहराया था। उन्होंने कहा था कि सलमान इकबाल साहब, उसके बाद मुराद सईद साहब, चेयरमैन PTI फैसल वाडा साहब गालबी, वो 4 लोगों के बारे में उन्होंने कहा था कि चूंकि इन्होंने मुख्तलिफ दावे किए हैं उस दरखास्त के मुताबिक कि इन्होंने दावे किए थे कि अरशद शरीफ शहीद जो है उनके कत्ल के बारे में इनके पास मालूमात हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जो स्पेशल GIT है आप उनसे कहें कि इनको शामिल तफ्तीश करें और मेरे जो बेटे हैं शहीद अरशद शरीफ के वाले से उनके जो कातलों के बारे में या उनके कातलों के बारे में जो भी वेयर अबाउट्स इनको पता है क्योंकि इन्होंने बड़े दावे किए हैं, तो लिहाजा इनको शामिल तफ्तीश करके वो पूछा जाए ताकि कातलों तक पहुंचा जा सके। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का अहम तरीन मौजू इलेक्शन है, इलेक्शन की हायरिंग के हवाले से अगर बात कर ली जाए। जी बिल्कुल, आप देखें कराची का इस वक्त जो मामला है ना वो बड़ा एक शिद्दत इख्तियार की जा रहा है, क्रिएट हो चुकी है हाइप, और मेरा ख्याल 193 गालबन और 173 जो है 193 जो है वो PTI के पास है जी, PTI सॉरी जमात इस्लामी के पास है, PTI और उनके मिला के गालबन 193 बनते हैं और 173 है पीपल्स पार्टी के पास। 20 वोटों का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो ज़मीनी हकायक है, जो ग्राउंड रियलिटी है, इन सारे नताइज के बावजूद ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी जमात इस्लामी या उनके साथ जो अलायंस PTI मिलके उनको मेयरशिप देने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत भी। यानी जमहूरियत के बड़े बड़े दावेदार हैं, चैंपियन बनते हैं, अलंबरदार तो बनते हैं,
लेकिन अक्सरीती राय जो है उसको तस्लीम नहीं कभी भी किया जाता। ठीक है। और पाकिस्तान का 2 लख्त होना भी जो है इसी पार्टी के माशाल्लाह उस वक्त, अब ये तो कोई नहीं मानेगा, बड़ी उनको बुरी बात भी लगेगी, लेकिन उस वक्त भी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया था। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है जब सीटें ज़्यादा ले ली थी मुजीबुर रहमान ने, तो उन्होंने उसके मैंडेट का एहतराम नहीं किया था। जब आप मैंडेट का एहतराम नहीं करते तो इसलिए फिर, और साथ नारा भी लगा दिया कि इधर हम और उधर तुम, और इधर अगर आए हम तो हमारी टांगे तोड़ देंगे, तो उसका फिर नतीजा आपने देख लिया। तो मामला ये है कि अभी वो उनका ये खदशा है, और वो जो सिंध हाई कोर्ट में भी गए हैं लेके पिटीशन, उस हवाले से भी बता रहे थे कि जमात इस्लामी के वकील जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो मेयर के हवाले से जो कानून साजी के खिलाफ जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब जो उनकी दरख्वास्त पर समात जो हुई है और 14 जून तक इसको मुलतवी कर दिया गया। उसके अंदर भी उन्होंने यही प्ली ली है कि इलेक्शन के बाद गैर मुंतखब अफराद की जो शमूलियत है उसकी शिक शामिल की गई है, वही जो मुर्तज़ा वहाब को बनाने के लिए एक तरफ जमहूरियत के दावेदार बनते हैं और दूसरी तरफ नॉन इलेक्टेड जो बनते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो ये सिविलियन डिक्टेटरशिप वाली बात हुई ना, इसमें जमहूरियत वाला तो बड़ा जी बयान भी आया था, वो कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान कराची के रहायशी नहीं है, ये भी बयान मुर्तज़ा वहाब के जानिब। अब हम तो जब से सुन रहे हैं, पता नहीं वो बाहर से आके कहाँ पे आ जाते हैं, हम तो उधर ही हमेशा देखते हैं, कभी वो लॉन्ग मार्च निकाल रहे, कभी वो धरना दिए बैठे होते हैं, कभी कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे होते हैं। तो कराची में तो देखिए पाकिस्तान से है ना, कोई हिंदुस्तान से तो नहीं, पाकिस्तान के शहरी है ना, तो ये भी बात को मैं नहीं समझता कोई इसका एक्सक्यूज है। कोई एक बंदा वहाँ पे रह रहा है, तो अब मसला ये है कि ये जो बुनियादी उन्होंने शर्त यही है कि यूसी से मुंतखब जो अफराद हैं इलेक्टोरल जो प्रोसेस का हिस्सा होंगे। अब यही हमेशा आपने देखा है कि आप देखें यहाँ पंजाब में हो, KPK में हो, कि जो काउंसलर बनते हैं, जो इस तरह यूसी के चेयरमैन, कभी नाज़म उसका नाम रख दिया जाता है, कभी चेयरमैन रख दिया जाता है, तो वही जो बंदे हैं फिर आगे तहसील टाउन में वो इलेक्ट होते हैं, उन्हीं के वोटों से आगे फिर तहसील नाज़म या टाउन नाज़म, इस तरह फिर आगे चेयरमैन जिला कौंसल या मेट्रोपॉलिटन के मेयर बनते हैं, या उससे पहले मुशर्रफ दौर में जिला नाज़म और यूसी नाज़म थे और नीचे कौंसलर का एक सेटअप था। अच्छा, यहाँ पर ये है ना कि कुछ जमात इस्लामी का इल्ज़ाम है कि पीछे है कि कुछ जो चेयरमैन हैं उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, उनको गायब किया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है, और ये भी वो श्योरिटी मांग रहे हैं कि वोट कम अज कम जो हमारे बंदे हैं उनको वोट जो है कास्ट करने तक पहुंचने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है, चूंकि उसके पास स्टेट मशीनरी है, रियासत की ताकत है, और वो ये कहते हैं जी वो अगर को आएंगे नहीं आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें तो छांगा मांगा पॉलिटिक्स, हॉर्स ट्रेडिंग जो पाकिस्तान के अंदर ये एक मामूल बना हुआ है। अभी मंडियां लगी थी, आपने पता है, पहले भी, उससे पहले भी लगती रही हैं। तो ये खरीदो फरोख्त का मसला जो है, मुर्तज़ा जो वहाब है जो कैंडिडेट हैं, और वो तो पहले से ही मेरा ख्याल अपने आप को पहले रहे भी है, जारी बात है, तो वो अनअनाउंस समझे कि वो अपने आप को समझ रहे हैं कि अभी उन्होंने बनना है मेयर कराची का। तो उनके वकील जो है हैदर जो वहीद एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि सिर्फ आइन का एक आर्टिकल बताया जाए जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है उन्होंने मुर्तज़ा वहाब के मेयरशिप रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है, और पीपल्स पार्टी शबीर शाह जो है उन्होंने, इतने सारे फरीक मौजूद है, सब फैसले से मुतासर होगी, इसलिए सबको सुना जाए। अब मसला ये है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्रीकैन भी आ गए हैं। जमात इस्लामी का मुद्दा ये है कि जो नॉन इलेक्टेड बंदे हैं इनके हवाले से शिक जो है टेलर मेड, यानी पर्सन स्पेसिफिक एक शिक की गई है जो आइन के मुतसादम है, और एक बंदे को फ़ायदा देने के लिए वो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई है। तो लिहाजा इस चीज़ को रोका जाए। तो अब मसला ये है कि 14 जून जो है, अब लंबी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन नेटशल यही है कि 14 जून जो है अब इसके हवाले से इसकी डेट जो है वो आ गई है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट की तरफ जाते हैं इस वक्त, पैकेज की तरफ। और इसके अलावा जो जिस तरह ने बताया कि ये तो आपने देख लिया, और इसके बाद और भी बहुत सारे हमारे पास टॉपिक हैं। तो उन टॉपिक्स के हवाले से इलेक्शन के हवाले से जो हियरिंग है, देखा कि इलेक्शन कमीशन जो पंजाब के हवाले से जो इलेक्शन की हियरिंग थी, और एक सिंध के हवाले से हमने बताया मेयर के हवाले से। तो ये सुप्रीम कोर्ट में वो हियरिंग के हवाले से भी केस जो है वो भी अभी उसकी समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। तो फिलहाल आगे जो चीज़ें हैं वो तो अब कोई क्लैरिटी नहीं है, यानी कोई फैसले नहीं आ रहे, और लोग सारे जो है नजरें सब की सुप्रीम कोर्ट की जानब हैं कि वो जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से फैसला इन फील्ड है, और उस पर नज़रसानी की अपील जो चल भी रही है, लेकिन ये इलेक्शन कब होते हैं। और इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट के हवाले से जो है नजरें सारे सिंध हाई कोर्ट के ऊपर है कि मेयर के इलेक्शन के हवाले से। तो अब चूँकि हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, द राइज एंड फॉल, पहले वो देखते हैं और उसके बाद बहुत अहम चीज़ें आगे जाकर वो भी बताएंगे।
मैंने तब्दीली को आते हुए देखा है। 76 वोट हासिल करके पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ। उन्होंने 96 वोट हासिल किए हैं। वक्त को बेवक्त होते देखा है। माई कौन है आप? मेरे भाई का वर्कर ही था ना, नारे ही मारता था ना, छोड़ गार्डन कॉलेज। जी प्लीज। मैंने हालात को बदलते देखा है। वो लोग जो मेरे नाम के साथ थे उनको बदलते देखा है। मैंने वादों को बदलते देखा है। और सियासत के अंदर एक्सट्रीमिज्म और इंतहा पसंदी हमें नहीं लानी चाहिए। रियासत से टकराना या अदारों से टकराना सियासतदान का काम नहीं होता। वाकई तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जी, तब्दीली तो वाकई आ चुकी है कि 26 साल पहले जमार जो है, जो सफ़र शुरू हुआ था, वो 26 मिनट भी नहीं लग गई, या 26 दिन, हफ्ते तो बड़ी दूर की बात है। तो आगे बहुत अहम बातें हैं, तो फिलहाल उसामा के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये रिपोर्ट लाइजा की और सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के हवाले से हायरिंग जी वो आपने देखी। इस वक्त सिंध में जो इस वक्त मेयर कराची के हवाले से आम तरीन डिस्कशन जो आपने सुनी, हाफिज़ नईमुर रहमान एक तरफ हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान हर सूरत में चाहते हैं कि मेयर इलेक्शन जो है वो जीतें, और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि ये बाजी जो है हाफिज़ नईमुर रहमान या जमात इस्लामी जीते। तो इसके लिए हर तरह के हद करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। और जमात इस्लामी का इल्ज़ाम है कि मेयर कराची के लिए जो उम्मीदवार हैं PTI के, उनके साथ इत्यादी हैं, उनको गायब किया जा रहा है। इसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ पटिशन भी दायर की हैं और एहतजाज का भी ऐलान किया है। और हाफिज़ नईमुर रहमान ने 2 टोक का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया तो वो मुल्की तारीख का सबसे बड़ा धरना और स्ट्राइक देंगे कराची में। इस पर मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे और आम तरीन खबरें हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त जाते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में नया सरप्राइज़ देने वाले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन लंदन पहुंच चुके हैं। लंदन पहुंचने के पीछे क्या फैक्ट्स हैं, इस हवाले से बात करेंगे असद खल साहब। असद साहब, जहांगीर तरीन खान साहब लंदन पहुंच चुके हैं, क्या इसकी वजूहात हैं, क्या पीछे इसकी कहानी है? देखिए, इतवार के रोज़ अचानक, उससे पहले शेड्यूल था 1 दिन पहले, लेकिन बाद मुलतवी हुआ और उसके बाद इतवार को 1 रोज़ हफ्ते का भी दौरा कहा जा रहा है और 2 हफ्ते का भी कहा जा रहा है। और उनके करीबी जो ज़राए से हमारी बात हुई है, तो उनका जो यही कहना है कि वो वहाँ पे अपना जो उनका मेडिकल चेकअप था कोरोना के बाद, वो पेंडिंग थी, कुछ टेस्ट वो कराने गए। लेकिन असल मामला जो है ये नहीं है। असल मामला ये है कि उनकी अहम वहाँ पे मुलाकातें भी होनी यकीनी तौर पर, और जो आगे अलाइनमेंट हो रही है और जो एडजस्टमेंट हो रही है कि इंतखाबात के अंदर किसी के साथ उन्हें अलाइंस करना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है या सोलो फ्लाइट उन्होंने करनी है। तो अब ये देखते हैं कि वो मुलाकात जो है वो खुफिया होती है या मुलाकात को आश्कार किया जाता है या नहीं किया जाता। तो बहरहाल ये है कि ये जो उनका दौरा है वो एन उस वक्त में आया है कि जो ही पार्टी की लॉन्चिंग हुई है और उसके साथ ही आपको पता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, उसके बाद वो चीज़ वापस ले ली गई और उसके बाद अचानक जो है उनकी लंदन रवानगी। तो बहुत सारे राना सनाउल्लाह साहब आज भी कह रहे थे और कई दफ़ा पहले भी इस चीज़ बात को कर चुके हैं, मरियम साहबा कह चुकी हैं कि हमें कम अज़ कम पंजाब में तो किसी इत्तेहाद की या इंतखाबी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी जगह पे उनका सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, यानी उन्होंने कुशन दिया है। अब वो इस्तेकाम में पाकिस्तान भी हो सकती है और पार्टियां भी हो सकती है। आजकल एक और पार्टी भी जिसका बहुत बड़ा एक जो लॉन्ग मार्च और एक अवामी राब्ता मुहिम चल रही है, जो कराची से इस्लामाबाद तक और उसके करीब पहुंचने वाली है, और करिया बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में, और जिस तरीके से वार्म उसको वेलकम किया जा रहा है और जिस तरीके से पजीराई मिल रही है और जिस तरह उनके जो कायद हैं, अमीर हैं, जिस तरह उनको लोग जो है वो उनको ऊपर गुलपाशी कर रहे हैं और जिस तरह वो आवाम के अंदर घुल मिल रहे हैं, ना कोई सिक्योरिटी का हिसार है, ना कमांडोज है, और पब्लिक के अंदर और जिस तरह आवाम के हकीकी लीडर होते हैं सियासी या मजहबी, उनके अंदर वो आपको नजर आ रहा है। फिर उनकी जो बातें हैं बड़ी दिल को लग रही हैं और आवाम की बातें कर रहे हैं। कभी वो पेट्रोल कह रहे हैं कि सस्ता करें, हमारा और कोई एजेंडा नहीं है, आप महंगाई काम करें,
आप गुर्बत और बेरोजगारी कम करें, और आप जो चादर चार दीवारी का तकद्दस है उसकी पामाली को रोका जाए, इंसानी हकूक की जो पामाली अगर हो रही है उसको रोका जाए, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो किसी के खिलाफ कोई भी जमात है उसके खिलाफ भी उनको भी उन्होंने मजम्मत की है। और फिर वो जिस तरह ऐसे लग रहा है कि जिस तरह आलम इस्लाम के एक इमर्जिंग के तौर पर लीडर के तौर पर है, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, और इस बुनियाद पर अगर रियासत कायम हुई है तो हमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा आइन और कि जो उसका आइन पाकिस्तान का प्रियम्बल भी कुरान और सुन्ना है। तो लिहाजा ये है कि मैं समझता हूँ कि बड़ा पीसफुली फिर वो सारी उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और लेकिन वो लहदा बात है कि पे भी नहीं उनको ब्लैकआउट किया हुआ है, और सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे भी गालबन वो कह रहे थे, और भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये है कि सारी चीज़ों के बावजूद हैरानकुन बात ये है कि मौजूदा जो PDM की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उन्होंने बाकायदा उसी जमात से जिसको PTI की हुकूमत में 15 अप्रैल 2021 को उस जमात को कालदम करार दिया गया, और बाकायदा 15 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उसके मुताबिक जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो है 1997 उसके तहत जो है इस जमात को कालदम करार दिया गया, और जिसकी वजह में इस वक्त यानी वो धरने थे जिसमें कारकुनाना और पुलिस के दरमियान जो है कई मकामात पर तसादम भी देखने हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, गैर मुसल्लह थी पुलिस, और बहुत सारे लोगों के आपको पता है सर भी फटे, उनके बाजू भी टूटे, टांगे भी टूटी, कुछ शहीद भी हुए, कुछ को जलाया भी गया, कोई गाड़ियों के नीचे आ गए। लेकिन दूसरी तरफ उस जमात के कारकुन जो है वो भी कुछ शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए, लेकिन बहरहाल गैर मुसल्लह पुलिस थी, और इस वजह से ये सारी चीज़ें उन्होंने कोई इस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब मामला ये है कि वफाकी हुकूमत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो है उनको एक मुज़ाकराती कमेटी जो है उसका सरबराह बना दिया है, और वो एक मुज़ाकरात करेगी इस जमात से कि इस्लामाबाद यानी वफाकी दारुल हुकूमत या फैज़ाबाद या रावलपिंडी पहुँचने से पहले इस जमात जो है जो बहुत भरपूर बड़ी तादाद में लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं, और बड़ा पीसफुल कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई रिपोर्ट कि जिसमें कोई जलाव गिरा हुआ हो, कोई तोड़ फोड़ हुई हो, किसी से कोई लूट मार हुई हो, कोई टाल। तो उनसे उन्होंने अब कहा है कि हम मुज़ाकरात जो है करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनका भी बड़ा सख्त जो है आगे से रद्द अमल आ गया है, और उन्होंने ये कहा है कि जो मुतालबात के हवाले से मतलब बेसिकली हमारा जो ये लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान बचाओ मार्च, ये हम किसी मज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे, ये मज़ाकरात के लिए नहीं हमने किया, ये बेसिकली उनकी अवामी राब्ता मुहिम है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर वो आना चाहते हैं, कौमी दायरा में आना चाहते हैं। मुतालबात उनके यही है कि पेट्रोल आप देखें, अब भी इनका प्रेशर ये होगा कि अब हुकूमत पेट्रोल की कीमतें भी कम करेगी, लेकिन बाकी जमातों को इस चीज़ का एहसास नहीं। सोशल मीडिया ब्लैकआउट भी खत्म किया जाए, तो उन्होंने दूसरा ये कहा था कि हमारा सोशल मीडिया जो है उसका ब्लैकआउट जो है वो ख़त्म किया जाए, और इसके साथ साथ जिस तरह बताया कि पेट्रोल की कीमतें जो है उन्होंने कहा कि हम 8 रुपए को नहीं मानते, 30 से 40 रुपए ऐलान कर भी दिए उन्होंने, कहा कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ने 30 से 40 रुपए कम कर देंगे। तो अब मामला ये है कि ये जो सारी आपकी सारी चीज़ें सामने हैं, और अब मैं समझता हूँ कि ये चले कम अज़ कम अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, लेकिन ये बात चलाकी ये है नून लीग की या हुकूमत की कि वो चाहते हैं कि जो माले गनीमत है ना, जो PTI वाला सारा माले गनीमत है, क्योंकि उसकी क़यादत तो गई, उसके टिकट होल्डर भी गए, अब वोटर ही खाली रह गए, तो वोटर जो है वो क्या करेंगे, तो लाजा वो बेसिकली हर जमात वो माले गनीमत लूटने के चक्कर में है। तो बेसिकली ये जो नई जमात है इमर्जिंग, तो इसको चाहती है नून लीग, क्योंकि PTI ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, तो उस चीज़ को भी इनकैश करना चाहती है। दूसरा ये है कि उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर वो जो खला है, जो वैक्यूम है, उसको पुर करना चाहते हैं, और इसके जरिए सीट एडजस्टमेंट करके ये इनको कुछ सीटें दे के, तो वो बेसिकली चाहते हैं कि ये बैलेंसिंग फैक्टर हो रहा है। तो अब इसके बाद चूंकि नैब के हवाले से है, तो नैब का मामला जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नैब एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई, और आप ये हुकूमत के आने का मेन मकसद तो यही था PDM हुकूमत का कि सबसे पहला एजेंडा यही था कि आपने सारे केसेस खत्म करें, नैब के जो कवानीन है उसके अंदर तरमीम की जाए, वो उन्होंने कर ली। उसमें नवाज शरीफ साहब के उनकी फैमिली के केसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं या होने के करीब है, जरदारी साहब उनकी फैमिली के केसेस खत्म होने के करीब है या हो चुके हैं। इस तरीके से बाकी उनके जो इत्तेहादी हैं, जो बड़े बड़े उनके ओहदेदार हैं, पार्टी ओहदेदार हैं या हुकूमती ओहदेदार हैं, उनके केसेस। तो अब शाहिद खान अब्बासी ने एक बड़ा अहम बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अगर आप मुल्क को चलाना चाहते हैं तो नैब के दायरे को खत्म कर दें। शाहिद खान अब्बासी साहब ये रिपीटेडली ये बयान दे रहे हैं, और इससे पहले अब देखिए जब
यूसुफ रजा गिलानी साहब थे ना, तो जब वो वज़ीर आज़म बने तो पहली स्पीच उन्होंने की थी कि आज से नैब खत्म। आपको अंदाजा नहीं उसके बाद कितना नुकसान हुआ। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आपको नहीं शायद याद होगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब थे ना स्पीकर कौमी असम्बली, तो उनके सेक्रेटरी थे इकबाल। ठीक है। तो लाजा वो जब खत्म हुई उनकी हुकूमत तो नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब नैब ने गिरफ्तार किया तो वहां पे एक ब्रांच थी, नेशनल बैंक की गालबन ब्रांच थी या बी बैंक की नेशनल बैंक की थी। तो करते ये थे कि अपने जो सेक्रेटरी थे ना, माशाल्लाह ये जमहूरियत की खिदमत नहीं, आवाम की खिदमत नहीं हो रही थी, वो करते ये थे कि जितनी कौमी असम्बली में भर्तियां करते थे ना, वो अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते थे, सेक्रेटरी को इतने पैसे आ गए हैं तो उतने ऑर्डर पे साइन करते थे। तो जब नैब ने उसको उठाया उसके सेक्रेटरी को, तो उसने बयान दे दिए कि जनाब मैं तो पहले तो उसने कहा जी मैंने पैसे लेने थे देने थे तो वो दे रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा दावा लगाया उन्होंने, ये सारी चीजों का मैं विटनेस हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद उसने सारी कहानी खोल दी। जब खोल दी तो उन्होंने गिलानी साहब को हाँ जी बताएं, तो गिलानी साहब को अब समझ नहीं आई कि बंदा तो मेरे ऊपर मुकर गया, तो वो ट्रेल मनी पकड़ी गई। तो लाजा उन्होंने कहा, फिर शाहिद का नवाज साहब तो कई दफा कहती। अब मसला ये है कि जो एक्ट के बाद नैब रेफरेंस का मुस्तकबिल जो है ना, ये मैंने बताया ना कि नया जो है चेयरमैन को अदालती इख्तियार भी उसके पास आ गए, वारंट वो कर रहा है, अदालत को बीच में इन्वॉल्व नहीं, और किसी का केस बंद करना है खोलना, अब सारे इख्तियार। फिर चेयरमैन नैब पहले जो है ना वो सदर के पास इख्तियार कुछ होते थे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल जो मुशर्रफ था उसने बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव था, प्रेसिडेंट भी बाद बन गया, तो सारे ऑफिस अब ये भी खत्म हो गया, वफाकी हुकूमत के अंडर आ गया। नैब पहले ऑटोनमस था, अब नहीं रहा, फाइनेंशियली पहले ऑटोनमस उसकी नहीं थी, अब ये है कि यानी वफाकी हुकूमत, यानी एक तरफ अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस चेयरमैन बताता है नैब मिलके, यहाँ पे उन्होंने नई क्लास डाल दी कि अब चेयरमैन नैब अगर जाता है ना, यानी हुकूमत भेज देती है या खुद चला जाता है छुट्टी पे या रिजाइन, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन जो उसको चेयरमैन का पूरा इख्तियार दे दिया जाएगा। हुकूमत दे सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला किया हुआ है इसके बरक्स के डिप्टी चेयरमैन वो पैमरा का हो या एक्टिंग, यानी वो भी नहीं ले सकता, और नैब का चेयरमैन, लेकिन बार कर लिया, कोई पूछने वाला नहीं। फिर यह है कि डिप्टी चेयरमैन भी अगर चला जाए, उसको भी अगर भेज दें, इनकी बात ना माने, तो फिर किसी भी नैब के सीनियर अफसर को या जूनियर को उसको चेयरमैन नैब बना देंगे। तो इसका मतलब ये है अब तो नैब फिर कठपुतली बन के रह जाएगा। अब ये है कि नया जो रेफरेंस जो उसके बाद है कि फैसला बना जो शुरू हुआ है, इंसाफ अदालत इस्लामाबाद ने पिंक रेजिडेंसी जो रेफरेंस है उसमें करप्शन जो अदालत है कराची मुंतकिल कर दी है, और नैब जो उनके तहत जो है रेफरेंस इंसाफ अदालत का दायरा इख्तियार उनका बनता ही नहीं है, और पहले इतने हमारे पैसे खर्च हुए, वसाइल खर्च हुए, रिसोर्सेज, और जाली बैंक अकाउंट से मुंसलिक पे को जो है उसको कराची मुंतकिल कर दिया गया, और जज और ये सारे मसला जो है ये तो आप सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रशिया से तेल जो है वो खाम तेल पाकिस्तान पहुंच चुका है, और उसकी जो उन्होंने पेमेंट की है वो चाइनीज करेंसी में की है। ये क्या आम डेवलपमेंट है? देखिए, मुझे ये बताया कि पाकिस्तान ने पता नहीं कब इसने गुलामी से बाहर आना है, यानी कभी हम अमेरिका या अमेरिका की गुलामी में चले जाते हैं और डॉलर उनको पे कर के डॉलर की करेंसी में कारोबार कर रहे हैं। पूरी दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम वही है कि आप वो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। देखिए, हमने बातें दावे बड़े किए थे, हमने कहा था कि हम बार्टर करेंगे, अभी की हुकूमत की बातें हैं ना, बुलंदोबाग दावे किए गए थे जनाब, बहुत बड़ी जी खुशखबरियां क्या है जी, अब हम बार्टर करेंगे जी, बार्टर सिस्टम के तहत ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, और हम रशिया के साथ ऑयल जो है उसको डॉलर में पेमेंट करेंगे। अब बीच में चाइना कहां से आ गया? देखिए, इसमें यह है कि एक से हम हमारी जान छूटी तो ये तो फिर बस शेप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात होगी ना, कि पहले डॉलर यहाँ नायाब था, अब चाइनीज करेंसी यहाँ पे नायाब हो जाएगी। और मसला ये है कि देखिए, हर मुल्क का अपने फायदा सोचता है। ये बीच में गोरख धंधा फिर वही है। फैसल रजा आबदी साहब ने ना एक जो गंदम इन्होंने रिपोर्ट की है, उस हवाले से उनको लेंगे प्रोग्राम में किसी में, उन्होंने बहुत होशरबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा गंदम जो मंगाई थी ना पाकिस्तान के अंदर, वो कितने की थी, कितने की मंगवाई गई, और कितने पैसे बाहर दिए गए, और कितने जो है उसके अपने हिसाब रखा गया। और उन्होंने बताया बकायदा उस आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ये उनका इल्जाम है। और उन्होंने दस्तावेजात दिखे, उनका गंदम वो थी जो कि जानवर भी नहीं खा सकते थे, साथ उन्होंने लैब रिपोर्ट्स भी बताई। तो मसला ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं अब, कि अब अगर हमने चले, ये खुश आइंद बात है कि दावे नहीं, हकीकत में जहाज आ गया, ये बात अच्छी है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं बयान एक देख रहा था, वो तो कह रहे थे जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और हम ला ही नहीं सकते, और हमारे पास वो जब होगी तो फिर आएगी। तो बहरहाल ये हुकूमत जो है वो ले आई है इस चीज को, तो ये खुशाइंद बात है। अब ये चाइनीज करेंसी वाला जो मलाया, मेरा ख्याल है हमें बार्टर के साथ करना चाहिए, ताकि हमें को हमारे मुल्क को फायदा हो। अगर हमने डॉलर में करेंगे या चाइनीज करेंसी में करेंगे तो हमें तो कोई फायदा ना होगा, वो तो अमेरिका पहले फायदा उठाया रहेगा। तो अब चूंकि मेरा ख्याल है टाइम अब हो रहा है थोड़ा ज्यादा, तो द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ के वाले से एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं।
इक्तदार के ऐवानों से जेल की सलाखों तक का सफर देखा, जिलावतनी भी देखी और तनकीद भी सही। इक्तदार के मजे भी लिए, लेकिन मसाइब और मुश्किलात का सामना भी रहा। क्या वक्त फिर बदलने जा रहा है? नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। जी, टेक ऑफ करने की उन्होंने बात भी की है और इसहाक डार साहब जो है उन्होंने भी बात की है कि पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा। 41 दिन की मेहमान हुकूमत है, तो वो बातें तो सालों की कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का भी आज मैं बयान सुन रहा था, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो है उन्होंने भी कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले चेयरमैन PTI कहते थे घबराना नहीं है आपने, तो हम तो नहीं घबराए, लेकिन जो मुल्क के साथ हाल हुआ, अभी वही बात जो है टेक ऑफ, एशियन टाइगर बनाना, पाकिस्तान को उठाना, और जो उसके हवाले से जो वो कह रहे हैं कि दोबारा अब उसको टेक ऑफ करेंगे, तो देखते हैं कि 100 अरब का बैरूनी कर्जा जो डॉलर है वो गैस पाइपलाइन समेत पाकिस्तान के कीमती असासे हैं, और गैस पाइपलाइन है और मालियत 50 अरब डॉलर है, और रेकोडिक के असासों की मालियत उनका 3000 अरब डॉलर है, और माशी तनज़ी का रुझान जो उन्होंने रोक दिया है, और 223 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम किए गए, और अगले साल महंगाई का हदफ जो है 21% है। तो अब इसी तरह वज़ीर आज़म साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि आइंदा माली साल पाकिस्तान के अवाम और आवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है वो सामान कहते हैं कि 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो अब चले, बहुत शुक्रिया सर, आपने इस हवाले से बात की। पाकिस्तान करते हैं, अभी उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब देखते हैं पाकिस्तान कब टेक ऑफ करता है, कब हम अच्छे हालात की तरफ जाते हैं। इस वक्त ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद अब जान सकेंगे आसिफ अली जरदारी इस वक्त दुबई पहुंच चुके हैं और वहाँ के क्या फैक्ट्स हैं, किस हवाले से वहाँ पर पहुँचे हैं, इस पर लेते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आंखों के चेकअप के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले बताया कि जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं चेकअप के बहाने कुछ और ही करने वाले जो बाहर के मुल्क जाते हैं। असद खल साहब, जरदारी साहब आप आंखों के चेकअप का बहाना बनाकर दुबई चले गए, क्या कहते हैं? जी, जिस तरह कल भी मैंने बताया था कि वो बेसिकली ये तो एक बहाना होता है। असल में ये होता है कि बहुत सारे मामला हैं। एक तो ये है कि बहुत सारी इन लोगों की मुबैना तौर पर ऑफशोर कंपनीज भी होती हैं, साइन सुन भी करने होते हैं, अपने जो एडवाइज़र्स होते हैं उनको भी समझाना होता है कि पैसे किधर से किधर शिफ्ट करने हैं, क्योंकि जारी बात है माल थोड़ा तो नहीं होता है इनके पास, तो अपने उनके जारी बात है बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, बायर्स हैं, तो ये तो नहीं हम कह सकते वो करप्शन तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो इसलिए वो तो हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते उनके ऊपर, क्योंकि अदालतों में जारी बात है जब तक उनको सज़ा नहीं होगी केसेस बनते हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसका पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात में शामिल होते हैं। वो कहते हैं ना, कानून मकड़ी का वो जाला है कि जो हर ताकतवर जो जानवर है उसको फाड़ के निकल जाता है और छोटा मोटा जो है उस जाल में फंस जाता है। तो ये तो एक यूनिवर्सल सूरत हाल है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है ये फिट आती है। इसके साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह मैंने बताया जमात इस्लामी के हवाले से एक बड़ा इवेंट हो रहा है, वो ये है कि 2023 के जो कौमी इंतखाबात हैं उस हवाले से साले दयानतदार और खिदमत खलक के जज्बे से सरशार जो है वो कहते हैं अवामी क़यादत जो है करप्शन से पाक वो आगे बढ़े और मौके जो है इम्कानात के पैदा करे। और ये जमात इस्लामी सेंट्रल पंजाब की जानब से आज अल-हमरा जो हाल के अंदर उसमें पार्टी का मंशूर का और आइंदा इंतखाबात का जो इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। और ये प्रोग्राम जो है आज अल-हमरा हाल 1 में हुआ और इसमें सिराजुल हक साहब जो है वो इसके चीफ गेस्ट थे। तो इस हवाले से मेन वही चीज़ है जो बार बार वो कर रहे हैं कि सब कुछ यकसा मौके और इलेक्शन होना चाहिए। तो अब मसला ये है कि एक कल मेरी नज़र से गुजरा हामिद मीर साहब ने, यानी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सियासत निराली है, यानी एक ऐसा सियासत जो अपोजिशन लीडर है उसके हवाले से जो उनके ख्यालात है वो, और फिर जो 6 माह के अंदर जो नून लीग क्यों चाहती है कि 6 माह इलेक्शन तखीर हो जाए ताकि PTI की जो है बिल्कुल ये माइनस हो जाए और हम ताकि खुला मैदान हमें मिल जाए, गलियां हो जान सुंजियां दे मिर्ज़ा यार फिरे। तो मसला ये है कि मिर्ज़ा जो यार वाली बात है, फिरने वाली बात है, वो तो अभी नवाज शरीफ साहब तो कायद तो बाहर बैठे हुए हैं, उनके भाई की हुकूमत है वो तो आ नहीं रहे। पहले हामिद मीर साहब को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
अपोजिशन लीडर हैं जिनका नाम है राजा रियाज अहमद साहब। अपोजिशन लीडर हमेशा ये कोशिश करता है कि हुकूमत आइन और कानून के अंदर रहे। जब भी कोई हुकूमत आइन और कानून से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ये अपोजिशन लीडर का फर्ज होता है कि वो हुकूमत को वार्न करता है, उसको ताकीद करता है कि आप आइन और कानून से बाहर ना जाएं। लेकिन हमारी कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज अहमद साहब, ऐसा लगता है कि ये तो खुद हुकूमत को उकसा रहे हैं, हुकूमत को शय दे रहे हैं कि आप इलेक्शन को मुलतवी करें। सुने राजा रियाज अहमद साहब ने क्या कहा है। अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह है मुल्क को पहले माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा। चाहे आपको माशी इमरजेंसी लगा दे तो फिर भी आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते। उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मैं खुद इसके हक में कि ये होना चाहिए, इसलिए मैं अगर ये हो तो मैं इसे सपोर्ट करूँ। आप जरा गौर करें कि हमारे अपोजिशन लीडर ये फरमा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर इलेक्शन को 6 महीने के लिए मुलतवी कर दिया जाता है तो अपोजिशन लीडर इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। वो कहते हैं मैं इसकी हमायत करूंगा। इसका मतलब है कि वो अपोजिशन लीडर तो नहीं है, वो कुछ और ही हैं, वो तो फैसिलिटेटर हैं हुकूमत के। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी इमरजेंसी के हालात हैं? ये भी एक आईनी सवाल है। तो देखिए, मेरा ख्याल है जमहूरियत की दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है ना कि एक अपोजिशन लीडर जो है वो किस तरह सहूलतकारी कर रहा है हुकूमत की, कि वो जो हुकूमत से भी 2 कदम शाह से ज्यादा शाह का वफादार नजर आ रहा है। और वो कहता है कि आप आइन से भी 75 साल तारीख में पहली बार हुआ है और ये अनोखी चीजें हो रही हैं। और सलीम साफी साहब ने भी कुछ बातें की है, जरा वो भी सुन लेते हैं। कहना ये चाहता हूं कि ये जो हेट्रेड जो थी नून के खिलाफ लोगों में, वो टोटल हेट्रेड जो है अब ये जो जल्दबाजी में एक नई पार्टी में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ होगी। इसका बेनिफिशियरी सिर्फ एक ही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि नवाज शरीफ मुकद्दर का सिकंदर है। ये छक्का जो मेरी चिड़िया कहती है वो भी छक्का मारने में शामिल है, ये पार्टी बनाने का। तो जो छक्का उन्होंने मारा है ना, उन्होंने मैं आपको बताऊं, एक तो पीटीआई के सारे जो इलेक्शन जीत सकते थे, मुकाबला कर सकते थे, वो फारग हो गए, पीटीआई कमजोर हुई। दूसरा ये हुआ कि नून जो है, जिन जिन हलकों से मैं उनको एडवांस मुबारकबाद देता हूं आज कि नून के लोग जीत जाएं। जहां जहां ये लोग खड़े होंगे नून के लोग अक्सरियत से जीत जाए, इसलिए कि ना इनको नून के लोग वोट देंगे ना इनको पीटीआई के वोट देंगे। तो आप फिर नाजरीन, आप अनोखी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में। अपोजिशन लीडर जो है वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार नजर आते हैं। चोर नाल पांड काली। वो कह रहे हैं कि जनाब आप आगे ले जाएं, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा लें, 6 माह आगे ले जाएं। चौधरी सरवर साहब काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और खुशखबरियां और एडवांस मुबारकबादें नून लीग को दे रहे हैं। यानी कोई ये समझ आ रही किसी को? मुझे तो कम से कम समझ नहीं आ रही कि बंदा को बैठा, वो कहते ना कुड़ कहीं और अंडे कहीं। कुकड़ी पंजाबी में मिसाल है ना कि वो अड्डे की और देती है। और अब मसला ये है कि वो जो बजाय अपोजिशन लीडर हैं वो हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं और पता नहीं किसकी नौकरी कर रहे हैं। ये चौधरी सरवर साहब जो है, सलीम साफी साहब के प्रोग्राम साहब, ये खुशाइंद बात नहीं है कि इत्तेफाक हो गया अपोजिशन में, मामला ये है कि ये चीजें तो गोरख धंधा है सियासत का, जिस तरह दादो शुमार का गोरख धंधा बजट है। लेकिन ये समुद्री तूफान जो है ना, जिस तरीके से आ रहा है, जिस तरह तबाही मचाई जा रही है और जिस तरीके से रेस्क्यू, फिर हर जगह पे फिर बात हम करते हैं, गाली निकालने में, बैशिंग करने में, तनकीद करने में तो सबसे आसान है हमारे लिए फौज। लेकिन फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी चीजें जब वहाँ पे कोई नहीं चलती तो वहाँ फौज जो है वही वो पहुँचती है और हर जगह पे उनको कभी समुद्र से रेस्क्यू कर रही है, कभी उनको खाना पहुँचा रही है, कभी उनको कैंपों में शिफ्ट कर रही है, कभी उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बिल्कुल। तो आप इस हवाले से बहुत सारी फुटेजेस भी मौजूद हैं, वो भी दिखाएं जरा। हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं। कल रात गए कोर कमांडर बाबर इफ्तिखार साहब जो है कराची, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, वो गए बाकायदा मौके पे गए और वहाँ पे जाके सारी रेस्क्यू जो एक्टिविटीज़ है उनको उन्होंने खुद सुपरवाइज किया और वो खुद मौजूद रहे। आज भी और कल भी। इससे पहले आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा तेज आंधी और जो तूफानी बारिश आई, उसके भी अंदर जो कल तक जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई वो मैंने 45 बताई थी, अब वो 70 से ज्यादा हो गई हैं।
यानी जहां बाग होने वाले तादाद लोगों की 70 से ज्यादा हो गई है, 200 से ज्यादा, वहां पे भी फौज जो है वो रेस्क्यू कार्रवाइयों के अंदर हिस्सा ले रही है। यहाँ पे भी आप देख लें, आपको वीडियोस के अंदर देख सकते हैं आप, स्टिल जो पिक्चर्स हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज है, लेकिन कुछ चीजें जो है आपसे हम शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको कैंप। तो अब चूंकि नाज़रीन टाइम खत्म हो रहा है, तो इसलिए द लेगेसी ऑफ भुट्टो के हवाले है, तो पहले वो देख लेते हैं। क्या यही है सियासत का नया चेहरा? क्या हो पाएगी ख्वाहिश की तकमील? ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम बने। अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने दिल की बात बता दी। बीबी का लाल क्या बन पाएगा 23 करोड़ आवाम का रहनुमा? आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। इंतखाबात नजदीक, मुकाबला मुश्किल। जी उसामा जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आपने पैकेज देखा, पैकेज में आपको लेगेसी ऑफ भुट्टो के हवाले से देखा। इससे पहले बात चल रही थी सिंध के हवाले से। सिंध में इस वक्त तूफ़ान के हवाले से बातचीत जारी है। कराची के साहिल पर बहुत तूफ़ान आ चुका है, तो उस हवाले से पाकिस्तान के अस्करी इदारे जो हैं वो अपनी खिदमत में पेश हैं। पाकिस्तान के इन इदारों को सलाम पेश करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने